कल जो तल्खी थी वो तल्खी आज दिखाई नहीं दे रही है, चूंकि वो समझ चुके हैं कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। उनके इस बयान का इस्तेमाल उनके ही खिलाफ किया जा रहा है, तो वो उसको बड़े ही शालीनता और बड़े ही आराम से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो भाषण कल का देखेंगे तो उसमें वो तल्खी दिखाई दे रही थी, वो गुस्सा दिखाई दे रहा था और साफ तौर पर कहा जा रहा था कि शिवसैनिक पोस्टमार्टम करेंगे, डेड बॉडीज आ रही हैं। तो ये अब ये बताने की कोशिश हो रही है कि वो विचारों का पोस्टमार्टम होगा, वो उनकी आत्मा मर चुकी है, सिर्फ शरीर आएगा। तो ये अपने ही शब्दों को बचा रहे हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अब उनके द्वारा जो वक्तव्य किया गया था उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे बचाने की पूरी कोशिश होगी। और हमेशा हमने देखा है कि संजय राउत अपने बयान जब वो देते हैं तो बहुत तल्ख अंदाज में देते हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है संजय राउत पर, लेकिन अभी महत्वपूर्ण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही है, उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रख रहे हैं और उन्होंने ये दलील दी है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के काम में अदालतें दखल नहीं देती हैं, उनको अपना काम करने दिया जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील रखी है, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये वापस पूछ लिया है, जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, बागी विधायकों के वकील ने यह कहा, वो कार्रवाई पर आगे नहीं बढ़ सकते। क्या क्या हुआ ये थोड़ा विस्तार से आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है ये आपको बता रहे हैं। सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। जवाब दिया, सुरक्षा के खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट जाना उपयुक्त नहीं था, इसलिए आपके सामने ये याचिका लेकर आए। संजय राउत ने कहा कि डेड बॉडीज वापस आएंगी। जब इस तरह की बयानबाजी हो रही हो तो विधायक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 21 तारीख को ही डिप्टी स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो फैसले ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप खुद डिप्टी स्पीकर के सामने सवाल क्यों नहीं उठाते हैं। ये सवाल तो डिप्टी स्पीकर से भी पूछा जा सकता है कि आप अयोग्य करार देने की कार्रवाई नहीं कर सकते। ये सवाल आपको डिप्टी स्पीकर से पूछना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर को विधायकों को हटाने का अधिकार नहीं है, ये बागी विधायकों के वकील ने अपने जवाब में कहा है कि उनको अधिकार नहीं है। डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पेंडिंग है, ये बात शिंदे गुट के वकील ने कही है। तो कई फैसलों में कोर्ट का रुख रहा है, स्पीकर के काम में कोर्ट दखल नहीं देता, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील रखी। हाई कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब संतोषजनक नहीं लगा जो वादी हैं उनकी तरफ से। और अब इसके बाद क्या हो रहा है, ताजा अपडेट के लिए राजू राज के पास एक बार हम फिर से चल रहे हैं। राजू, अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलीलें हैं क्या आगे बढ़ी हैं, क्या क्या कहा गया है, जरा बताइए। बिल्कुल राम, बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्पीकर के कार्रवाई में कोर्ट दखल नहीं दे रहा, कोर्ट दखल नहीं देता, माफ कीजिएगा, कोर्ट दखल नहीं देता, इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को भी कहा कि जो दलीलें याचिकाकर्ता की तरफ से रखी गई है वो दलीलें कहीं से भी ये साबित नहीं करता है कि हाई कोर्ट जाना वो नहीं जा सकते थे। दूसरी बात, अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्टिकल 212 के तहत स्पीकर को लेकर जो कोर्ट में अपना जवाब दिया है, बातें रख रहे हैं। उनका कहना है कि आर्टिकल 212 के तहत जब स्पीकर की कार्रवाई चल रही होती है तो कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। यहाँ आप डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं, यानी कोर्ट बार बार डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई को लेकर जो सवाल कर रहे थे उसका जवाब कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि आप डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं। मसला नोटिस देना सही था या नहीं, कम वक्त दिया गया, इसका जवाब देने के लिए इस पर हम विचार कर रहे हैं। यानी जो वक्त दिया गया था उस पर विचार करने की बात अभिषेक मनु से कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल 212 का हवाला देते हुए कि कोर्ट इस पर स्पीकर के कार्रवाई में दखल नहीं दे सकता। इसी बात का जिक्र लगातार अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर रख रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बात जिक्र किया गया है कि कोर्ट की तरफ से ये जवाब मांगा गया जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो क्या वो अयोग्यता को लेकर कोई फैसला दे सकता है। इसी का जवाब देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्टिकल 212 का हवाला दिया कि डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की जो कार्रवाई होती है उसमें कोर्ट दखल नहीं देता, और ये पहले से भी चलता आया है कि कोर्ट वैसे मामलों में दखल नहीं देता है, और उसके बाद भी कोर्ट इस पूरे मामले में उनके काम को लेकर समीक्षा कर रहा है। इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर रख रहे हैं। आपके पास आता हूं,
कुछ और अपडेट के साथ। एक बड़ा सवाल विशाल पांडे ये है कि सर्वोच्च अदालत भी और अदालत में बैठे हुए जज भी कभी कभी वरिष्ठ वकीलों के सामने गुगली फेंकते हैं, और वही प्रयास किया है इस मामले को लेकर भी। अभिषेक मनु सिंघवी से वापस ये पूछ लिया गया कि आप जो दलील दे रहे हैं, जरा ये भी बताइए आपका अनुभव क्या कहता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव हो खुद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तो क्या वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं? सामान्य परिस्थितियों में यह होता है कि स्पीकर जो फैसले लेता है या डिप्टी स्पीकर जो फैसले लेता है, कोर्ट उसमें दखल नहीं देता है, क्योंकि दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, और एक तरफ न्यायपालिका है, एक तरफ कार्यपालिका है, ये वो देखते हैं, विधायिका है। तो लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी से जब यह पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान क्या फैसले लिए जा सकते हैं, तो नई दलील लेकर आ रहे हैं, उस बात का जवाब अभिषेक मनु सिंघवी भी नहीं दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि क्या डिप्टी स्पीकर खुद ये तय कर सकते हैं कि उनको हटाए जाने का प्रस्ताव सही है या गलत, क्या वो खुद इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि डिप्टी स्पीकर को हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वो अभी लंबित है, तो ऐसी स्थिति में शिंदे गुट के वकील ने ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि इस केस से कोई लेना देना नहीं, वो दूसरे जो जजमेंट है उनका हवाला दे रहे हैं और उसके जरिए बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई लगातार चल रही है, और जो सवाल यहां पर शिंदे ग्रुप के वकील ने कोर्ट में सबसे पहले रखा था, कुछ वही सवाल यहां पर अभी कोर्ट की तरफ से भी पूछा गया है, जिसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी को देना है। अभी क्योंकि कार्यवाही लगातार कोर्ट की चल रही है, तो ऐसी स्थिति में अभी इसमें और आगे क्या होगा थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर डिप्टी स्पीकर के द्वारा जो विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस दिया गया था, उसको शाम 5:30 बजे तक विधायकों को जवाब देना है, और उससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, कोई आदेश आता है या कोई दिशा निर्देश दिया जाता है, वो काफी अहम हो जाएगा महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर या पुरानी सरकार को लेकर, या महाराष्ट्र में जो सियासी तूफान इस वक्त दिखाई दे रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई ही बहुत कुछ तय करने वाली है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें इस सुनवाई से ही तय होंगी, और दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखी जा रही है। और ये कहा गया है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कि जिस फैसले को कोर्ट किया गया, 2016 के जिस ऑर्डर को कोर्ट किया जा रहा है, उसका इस तरह के केस से मतलब नहीं है। वो एक दूसरा संदर्भ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2016 में वो फैसला दिया गया था। और साथ ही जिस तरह से राजू हमें अपडेट कर रहे थे कि अब अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा एक और दलील ये रखी गई है कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो काम है उसके अंदर अदालत दखल नहीं देती है। यह सामान्य प्रक्रिया रही है, पहले भी कुछ मामलों में अदालतों ने ये तय किया है कि वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के काम में दखल नहीं देंगे, और इस बात को दोहराने की कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कर रहे हैं। राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। राजू, एक बार फिर से बताइए कि प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, अभिषेक मनु सिंघवी कैसे काउंटर कर रहे हैं शिंदे गुट के वकील की बात को? बिल्कुल राम, बता दूं कि अभी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कोर्ट बेहतर होगा कि हम डिप्टी स्पीकर को डॉक्यूमेंट फाइल करने को कहें, डिप्टी स्पीकर को डॉक्यूमेंट फाइल करने को कहें, ताकि हम सिर्फ एक ही पक्ष के डॉक्यूमेंट पर निर्भर नहीं रहें। ये कोर्ट की तरफ से ये बात, ये दलील, ये सवाल किया गया है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, डिप्टी स्पीकर की तरफ से राजीव धवन जो सीनियर लॉयर हैं, वो अब अपनी दलील रखना शुरू कर दिए हैं। यानी पहले नीरज किशन कौल जो एकनाथ शिंदे की तरफ से दलील रख रहे थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी अभी दलील रख रहे थे। तो अब डिप्टी स्पीकर की तरफ से, यानी डिप्टी स्पीकर की जो कार्रवाई की गई है, क्या वो कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो दलीलें चल रही हैं इस बिहाफ पे चल रही है। लेकिन अब डिप्टी स्पीकर की तरफ से राजीव धवन अपनी दलील रखना शुरू कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राजीव धवन जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो कार्रवाई स्मूथ चल रही है, कितनी आसान है। पहले नीरज किशन कौल जो शिंदे गुट यानी कि बागी विधायकों के वकील हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि डिप्टी स्पीकर कोई फैसला नहीं ले सकते अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उन्होंने 2016 का एक ऑर्डर भी कोर्ट के सामने रखा है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में यह आदेश दे चुका है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के काम में दखल नहीं दिया जा सकता अदालत के द्वारा, यह पहले के कई मामलों से स्पष्ट हो रहा है। तब अदालत ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप दोनों तो दलील रख रहे हैं, लेकिन जब तक डिप्टी स्पीकर का पक्ष नहीं आ जाता
तब तक इस मामले में क्लैरिटी नहीं आएगी। तो अब डिप्टी स्पीकर से कहा गया है कि उनकी तरफ से पक्ष रखा जाए। और राजू हमें यह अपडेट कर रहे हैं कि जो राजीव धवन हैं डिप्टी स्पीकर की तरफ से अब अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में, और राजीव धवन डिप्टी स्पीकर का पक्ष रखेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे अजय चौधरी की नियुक्ति की है शिवसेना के नेता के पद पर, और दूसरी तरफ कैसे उन्होंने किस आधार पर यह नोटिस भेजे हैं। डिप्टी स्पीकर का इसमें क्या मत है, ये राजीव धवन अब कोर्ट के सामने रखेंगे। और फिर जो डॉक्यूमेंट्स जिनका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो डॉक्यूमेंट क्यों ना डिप्टी स्पीकर की तरफ से रखे जाएं, वो बेहतर होगा, तो वो डॉक्यूमेंट या दलील उनकी तरफ से, राजीव धवन की तरफ से नरहरि झिरवाल का पक्ष अब रखा जा रहा है डिप्टी स्पीकर का। क्या अपडेट होंगे वो राजू के पास हम एक बार फिर से चलेंगे। लेकिन अश्विनी पांडे, इन सब के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डिप्टी स्पीकर का पक्ष क्या है, वो क्यों चाहते हैं कि विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, क्यों ना घोषित कर दिया जाए, क्योंकि नोटिस में तो यही भाषा है, यही पूछा गया है कि आप या तो जवाब दीजिए इस बात का, आप यहां आइए, या फिर अयोग्यता आपकी एक तरह से योग्यता पर प्रश्न उठ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना वो डॉक्यूमेंट डिप्टी स्पीकर की तरफ से आने चाहिए, दोनों वकील जब दलील रख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, डिप्टी स्पीकर का पक्ष बिल्कुल जो है सुना जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है और डिप्टी स्पीकर की तरफ से दलील अब उनके वकील रख भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना जरूरी है कि ये पूरा जो है अधिकारों के साथ साथ ये पूरा मामला पॉलिटिकल है। ऐसे में चूंकि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं नरहरि झिरवाल, और वो अपने जो उनके दायरे में चीजें आती हैं उसका तमाम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल करने के पीछे जो अगर हम देखने जाएं तो कहीं ना कहीं सरकार के तमाम मंत्री जिस तरह से उनसे लगातार मिल रहे हैं, सरकार के मंत्रियों का मिलना, उनके सामने अपनी बातें रखना, और इसके बाद जब नोटिस जाती है दो विधायकों की तरफ से लिखा जाता है, तब जो है डिप्टी स्पीकर आशुतोष कुंभकोनी को बुलाते हैं जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे चीजें समझते हैं, और सरकार की तरफ से जो लगातार एक तरह से हम कहें प्रेशर टैक्टिक्स किया जा रहा है इन विधायकों के ऊपर, उसी के तहत इन 16 विधायकों को नोटिस दी जाती है सीधे हटाने की बजाय। और अब नोटिस इन्हें मिल चुकी है, और जैसा मैं पहले ही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार होना चाहिए, और नरहरि झिरवाल के जो वकील हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और क्या कुछ वो अपनी दलीलों में रखते हैं बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से उनके ऊपर पहले से ही एक नोटिस है, उन्हें हटाए जाने की बात कही गई है। ऐसे में क्या वो अपनी बात जो है अपने जो अधिकार हैं वो उपयोग कर सकते हैं, विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये सवाल है। कोर्ट ने भी ये बात जो है अभिषेक मनु सिंघवी से पूछी भी है कि आप ये बताइए कि क्या ऐसी सूरत में अधिकार उनका बचता है और वो अधिकार अपना इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इसको लेकर बहुत सीधा सवाल है, वो सीधी भाषा में ये था कि क्या डिप्टी स्पीकर खुद पर फैसला ले सकते हैं, और क्या डिप्टी स्पीकर का खुद पर लिया गया फैसला जायज होगा, यानी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या डिप्टी स्पीकर खुद फैसला कर सकते हैं, और अगर फैसला लिया जाए तो क्या उसको जायज माना जाएगा, या विधायकों की संख्या के आधार पर फ्लोर पर यह तय होगा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है या खारिज हो गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसी पर संभवतः सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि डिप्टी स्पीकर कहां तक फैसले ले सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बाद। राजू राज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ चल रहे हैं। राजू, कुछ और अपडेट आपके पास? बिल्कुल राम, बता दूं कि कोर्ट की तरफ से जो अभी अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि क्या जो विधायकों को हटाए जाने का जो प्रस्ताव था, क्या वो मेल के जरिए भेजा गया था, इस बात का क्या रजिस्टर्ड मेल के जरिए क्यों नहीं भेजा गया, इस बात का जिक्र किया गया। इसके अलावा विधानसभा ऑफिस को ये नहीं भेजा गया था। स्पीकर को ये देखना होता है कि वो नोटिस कितना जेन्युइन है, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने कहा है कि आप इस पूरे मामले में हलफनामा दायर कीजिए। ये कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं राजीव धवन यानी डिप्टी स्पीकर को बोला गया है कि आप अपना हलफनामा दायर किए। वहीं देवदत्त कामत जो अजय चौधरी की तरफ से अभी पेश हो, वो अब अपनी दलील रखना शुरू कर दिए गए हैं, और देवदत्त कामत ने इस बात को कहा है कोर्ट के अंदर कि ये जो याचिका दायर की है ये सुनने लायक नहीं है। बता दूं कि अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया था, जो याचिकाएं लगाई गई थी उसमें अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया था। इस बात को लेकर शिंदे गुट ने याचिका लगाई थी कि चूंकि विधायक दल का नेता के चुनने का काम विधायकों का होता है, और जो ज़्यादा विधायक
जो 37 विधायक हैं उनके पास हैं और ये सदन के अंदर की कार्रवाई होती है, ये अपने याचिका में रखा गया था। और अब देवदत्त कामत अजय चौधरी की तरफ से अपनी दलील रख रहे हैं। जो अजय चौधरी विधायक दल का नेता, उनको शिवसेना की तरफ से चुना गया था, उसकी तरफ से देवदत्त कामत अपनी दलील रख रहे हैं और उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा है कि जो याचिका लगाई गई है ये सुनने लायक नहीं है। यानी अब इस पूरे मामले में सबसे पहले नीरज किशन कौल, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी, अब राजीव धवन और अब देवदत्त कामत अपनी दलील कोर्ट के अंदर रख रहे हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि सभी महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं राजू राज इस वक्त कि राजीव धवन ने अपनी बात रखी है। राजीव धवन जो अपीयर हुए हैं वो हुए हैं डिप्टी स्पीकर की तरफ से, नरहरि झिरवाल की तरफ से, और अजय चौधरी भी इसमें एक पक्ष हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जगह जिनको शिवसेना का नेता नियुक्त किया गया, एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि यह असंवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन अजय चौधरी भी चूंकि नेता के पद पर आ गए हैं डिप्टी स्पीकर के फैसले के बाद, तो अब उनकी तरफ से देवदत्त कामत अपनी बात रख रहे हैं। और देवदत्त कामत की तरफ से यह कहा गया है कि ये जो याचिका लेकर आए हैं ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि बड़ी मुश्किल से अजय चौधरी को यह पद मिला है या शिवसेना के नेता होने का। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से यह कहा जाए कि ये जो याचिका आई है ये सुनवाई के योग्य ही नहीं है, इसको खारिज कर दिया जाए, तब कोई विषय ही नहीं आएगा कि अजय चौधरी की नियुक्ति संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इस तरह का प्रयास देवदत्त कामत की तरफ से इस वक्त अदालत के अंदर हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त विशाल पांडे जुड़े हुए हैं। विशाल, देवदत्त कामत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, दलील ये दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अजय चौधरी की तरफ से पेश हुए देवदत्त कामत का ये कहना है कि ये जो याचिका लगाई गई है ये सुनवाई के लायक ही नहीं है और इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सभी पक्षों के जो वकील कोर्ट में पेश हुए हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले शिंदे ग्रुप की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने अपनी बात रखी, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी, राजीव धवन ने अपना पक्ष रखा और अब यहाँ पर देवदत्त कामत अपना पक्ष रख रहे हैं। और इस बीच कोर्ट की तरफ से भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं डिप्टी स्पीकर को लेकर और उन सवालों का जवाब भी इन वकीलों से मांगा जा रहा है। दरअसल आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो इसी चीज को लेकर है कि क्या डिप्टी स्पीकर विधायकों को अयोग्य घोषित करने का फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है और इसी पर सभी को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई के अंत में क्या कुछ कहता है और क्या दिशा इन सबके बीच में यह है, अदालत की तरफ से कहा गया है कि क्या प्रक्रिया का पालन हुआ है। प्रक्रिया का पालन मसलन क्या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ये नोटिस विधायकों को भेजा गया है? अगर ऐसा है तो विधानसभा ऑफिस को ये मेल क्यों नहीं मिला है? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अश्विनी पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास हम चलते हैं। अगर कोई भी प्रक्रिया होगी तो उसके लूप में विधानसभा ऑफिस रहता है, विधानसभा ऑफिस को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार सीधा रिप्लाई डिप्टी स्पीकर को नहीं होता है, विधानसभा ऑफिस के वाया भी उत्तर विधायक देते रहते हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पास तो पूरे विधायक हैं और किस किस से सीधा डील करेंगे। सवाल इस बात को लेकर है अश्विनी, क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ है? जी देखिए, जो लेटर लिखा गया था उसमें डिप्टी स्पीकर के अलावा गवर्नर और जो है अधिकारियों को भी भेजा गया है। हालांकि डिप्टी स्पीकर तक ये जानकारी गई नहीं गई, ये भी एक सवाल हो सकता है। और जिस तरह से दलील रखी जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.